नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome to Study for Civil Services YouTube channel. This video will be based on Indian economy, static and GK compilation. This video will be on bilingual languages, हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम यूज करेंगे। और हमारा जो आज का पहला सेगमेंट है वीडियो का, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू इकोनॉमी इसको देखेंगे। वॉइस में मे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको फील हो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है एंड दैट इज इन नॉट माई कंट्रोल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो आइए स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। हमारा जो आज का पहला कीवर्ड है ये है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज। आपने न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड देखिए बार बार सुना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंटरप्राइजेज पर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर लगे और एक तरीके से देखा जाए जिसका जितना आकार है, यानी कि जो जिसको फिट बैठता है वैसा हो पाए, इसके लिए जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनको मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया है। फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज, सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए जहां पर 10 या उससे कम एम्प्लॉयज जो है काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, दैट विल बी कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज। और इसका उल्टा यानी कि 10 और 10 से ज़्यादा जहाँ पे काम करते हैं वो देखिए आपका इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज हो जाता है। इनमें डिफरेंशिएशन की वजह से जो लेबर लॉज वगैरह लगते हैं उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ जो लॉज को लेकर आपकी आप कह सकते हैं बोल नहीं देते कि पेपर का काम बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या आपने ध्यान रखना है, इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज दोज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्क्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखते हैं सेकंड टर्म्स। सेकंड है आपका इनविजिबल्स। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने सुना होगा, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है करंट अकाउंट और दूसरा आपका होता है कैपिटल अकाउंट। इस करंट अकाउंट के अंदर फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका गुड्स वाला और एक होता है सर्विसेज वाला। मैं मोटे तौर पे बता रही हूँ। या फिर इसी करंट अकाउंट के अंदर दो चीजें और होती हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके गुड्स, ठीक है, गुड्स, और दूसरे होते हैं आपके इनविजिबल्स, राइट। तो अब यहाँ पे जो की टर्म दी गई है वो इन्हीं इनविजिबल के बारे में दी गई है। तो देखिए अगर आपने किसी कंट्री को गेहूं चीनी का एक्सपोर्ट किया तो दैट इज विजिबल ना, आप देख पा रहे हैं पोर्ट पर जब कोई सामान आ रहा है जा रहा है तो आप उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं, जैसे अगर आपने किसी दूसरे कंट्री को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की है या फिर आपका बच्चा बाहर पढ़ने गया है और आपने उसके पढ़ाई के लिए एजुकेशन के खर्चों के लिए पेमेंट किया है, तो क्या कस्टम्स अधिकारी जो होते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, क्या ये लोग चेक कर पाएंगे इस वाले को कि क्या चीज़ आई और क्या चीज़ गई? नहीं, दैट इज इनविजिबल ना, ये दिखाई नहीं देती है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि करंट अकाउंट जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है उसके अंदर कुछ विजिबल गुड्स नहीं होते हैं, उन्हीं को इनविजिबल्स बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, लाइक टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट बाय शिपिंग और बाय एयरवेज, फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, और साथ में जो गिफ्ट्स अब्रॉड सेंड किए गए हैं या अब्रॉड से रिसीव किए गए हैं, साथ में जो प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड्स हैं, ये भी जो है आपके इनविजिबल्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, जो इनविजिबल्स है ना उसके अंदर सर्विसेज होती हैं, आपके कुछ ट्रांसफर्स होते हैं एंड देन आपके कुछ इनकम्स होती हैं, उसी के जो अंदर फर्दर सब पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है, राइट। आप चलते हैं अपने थर्ड टर्म की तरफ, दैट इज डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का हिंदी में मतलब होता है अवमूल्यन। देखिए हमेशा एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी के सापेक्ष देखा जाता है। जैसे कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप खरीद रहे हो तो मनी में आप जो है उनका वैल्यूएशन करते हो कि अच्छा 10 रुपीज़ की ये कोई चीज़ है तो आपने उसका क्या किया, वैल्यू की है। इसी तरह जब किसी करेंसी की वैल्यू करेंगे तो करेंसी की वैल्यू इटसेल्फ एक दूसरी करेंसी में ही होगी, ठीक है। तो जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के रिस्पेक्ट में गिर जाए, कम हो जाए, जैसे अगर आज $1 के बराबर 60 रुपये हैं लेकिन अभी क्या हो जाए $1 के बराबर 70 रुपये हो जाए, तो हम बोलते हैं कि जो हमारी इंडियन करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हो गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है कि एक्सचेंज रेट होता है, अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट विच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, राइट। तो ये आप समझ गए।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ये क्या होता है? देखिए, अपॉर्चुनिटी कोस्ट का मतलब होता है अगर किसी सेम वैल्यू में आप दो चीज़ें कर सकते थे, बट आपने उनमें से एक चीज़ चुनी दूसरे के बिहाफ पर, ठीक है, तो आपने जो चीज़ छोड़ी वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट थी जो आपने किसी चीज़ को करने के लिए की है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप जॉब करते थे, आपको सैलरी मिलती थी, बट आपने क्या किया? आपने उस जॉब को छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया, तो अब आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अब आपने रिस्क ले लिया है। जहां सैलरी में आपको फिक्स्ड इनकम मिल रही थी, उस की अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बदले आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, और अब यहाँ पर रिस्क है और पता भी नहीं है स्टार्टअप चलेगा भी नहीं। तो अगर आपका स्टार्टअप चल गया और सैलरी से ज़्यादा आपकी इनकम होने लग गई, तब तो मान लीजिए कि आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो आपने दी थी उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट आपकी मानी जाती है वेस्ट चली गई। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है 20 रुपीज़ का टिकट खरीद के, $20 का टिकट खरीद के मूवी देखने चले जाते हैं, ना कि आप क्लास अटेंड करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने क्या पे की? तो आपने 20 रुपीज़ खर्च किए मूवी देखने पर, जस्ट एन एंटरटेनमेंट जो आपके फर्दर फ्यूचर में किसी काम नहीं आएगा। वही क्लास में आपकी अटेंडेंस मिस हुई, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे, और मे बी एग्जाम में आपकी जो है परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? आपने अपनी क्लास मिस की है, नॉलेज मिस की है, राइट? तो इसी चीज़ को देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बोलते हैं। तो दिया हुआ है कि it is defined with respect to a particular value or action and is equal to the value of foregone alternative choices or actions. नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कैजुअल वेज लेबरर, ये आता है। तो कैजुअल हम कह नहीं देते यार हमने आज फॉर्मल नहीं कैजुअल कपड़े पहने हैं, तो कैजुअल कपड़े मतलब कि उसमें आपका क्या है? एक चलता फिरता वाला काम है, राइट? तो एक पर्सन जो कि किसी फॉर्म में या किसी नॉन फॉर्म एंटरप्राइजेज में कैजुअल बेसिस पे लगा है, आज काम करता है, कल नहीं करता है, परसों करेगा, फिर नहीं करेगा, इस बेस पर लगा हुआ है, और उसको जो उसके काम की सैलरी मिलती है वो भी डेली या पीरियोडिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही मिलती है कि भाई आप डेली काम करोगे तो डेली डेली तनख्वाह ले लो, अगर आप 15 दिन काम करोगे तो 15 दिन का एक साथ पेमेंट ले लेना। तो जो फिक्स्ड सैलरी पर रेगुलरली कहीं पर काम करने नहीं जाते हैं, कहीं पर इनरोल्ड नहीं है, तो उनको देखिए कैजुअल वेज लेबरर कहते हैं, राइट? इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब है? तो देखिए इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज के साथ जोड़ना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, यानी कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ एकदम जोड़ देना, ठीक है? तो एक सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आती है जैसे फ्री ट्रेड या इन्वेस्टमेंट विद अदर कंट्रीज वाली, तो इसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है वो दूसरी इकोनॉमी के साथ बिल्कुल एकदम वर्क टुगेदर करती है, और ये आपस में क्या म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है? तो देखिए ये क्या है? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होती हैं जहाँ पे आप इंपोर्ट को, आयात को हटाने के लिए काम करते हो, आयात पर जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए काम करते हो। तो आप क्या करेंगे? इंपोर्ट पर तो टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे, और अपनी खुद की जो घरेलू आपकी अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इसके अंदर में प्रोत्साहन देंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली एंटरप्राइजेस को। मान लीजिए आप जो है स्टील का जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन चाहते हैं, तो चाइना वगैरह से आने वाली जो स्टील है उस पर तो आप टैक्स लगा देंगे, राइट? और जो आपकी कंपनी, आपके देश में जो कंपनियां वगैरह स्टील लगा रही हैं उसको आप सब्सिडी देकर, उसको जो है कुछ अच्छी पॉलिसीज देकर, कुछ स्कीम्स लाकर उसको क्या प्रमोट करेंगे, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है। तो क्या लिखा है? इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए इसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता है आपका टैरिफ। टैरिफ क्या होते हैं? ये टैक्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये टैक्स किस पर होते हैं? इंपोर्ट पे होते हैं। देखिए ये जो है या तो फिजिकल यूनिट पे लगाए जाते हैं कि पर टन जो है इतना टैरिफ लगेगा, है ना? या फिर वैल्यू पे लगा देते हैं कि अगर 50,000 की कोई चीज़ आई है तो उस पर इतना टैरिफ लगेगा, ठीक है? तो वैल्यू पे भी लगते हैं और वॉल्यूम पे भी लगते हैं। देखिए जो टैरिफ लगाए जाते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से लगाए जा सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट अगर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना चाह रही हो, या फिर गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू को जो है इंक्रीज करना चाह रही हो, ज़्यादा टैक्स लगेगा तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है? और प्रोटेक्ट करना चाह रही हो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है, उसको सब्सिडाइज करके, या फिर जो लो वेज इम्पोर्ट है, ठीक है, या बूस्ट जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके अंदर डेफिसिट जो देखने को आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है टैरिफ्स या टैक्स जो है लगाती है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा है देखिए टैरिफ बैरियर्स, ठीक है?
तो वो सारी के सारे रिस्ट्रिक्शंस जो एक गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोर्ट्स पे लगाई जाती हैं, चाहे वो आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, ठीक है, या फिर जो है और चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सब जो है आपका टैरिफ बैरियर के अंदर आता है। यानी कि देखिए क्या लिखा है, ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट। अब इसके बाद देखिए इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। तो इम्पोर्ट का मतलब वो आयात, लाइसेंस मतलब किसी काम को करने के लिए गवर्नमेंट से हाँ मानना, परमिशन मांगना। तो देखिए जो परमिशन रिक्वायर होती है हमें गवर्नमेंट से इम्पोर्ट गुड्स करने के लिए किसी कंट्री में, तो उसको इम्पोर्ट लाइसेंसिंग बोलते हैं। कई बार जब कुछ हार्मफुल, कुछ केमिकल, कुछ आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल टाइप ऑफ चीज़ें होती है ना, जिनसे कई बार लगता है कि पता नहीं ये हमारे देश में आएंगी तो अच्छा है या नहीं, तो उनके सेफ्टी मेजर्स वगैरह चेक हों, सब चीज़ें ठीक ठाक तरीके से आए, तो इसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ जाता है, ठीक है, राइट। इसके बाद देखिए प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो आप अपने दिन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कई बार होता है आपने शायद 10 घंटे पढ़ाई की हो, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर था, फोकस नहीं थे, बीच में मोबाइल देख लिया, तो भले ही 10 घंटे पढ़े बट आउटपुट आपका कम निकला, आप 4 ही चैप्टर कवर कर पाए, तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। लेकिन वही आपने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एकदम फोकस के साथ पढ़ाई की, तो होता क्या है, आपके मान लीजिए 6 चैप्टर कवर हो गए, तो यहाँ पे क्या आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो गई। तो ये क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि जितना आपने इनपुट लगाया उसके रिस्पेक्ट में जितना आपको आउटपुट मिल रहा है, वो जितना बेहतर मिलता है उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि अगर कैपिटल में, लेबर में आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज किया और इसकी वजह से आपकी आउटपुट बढ़ी, तो इसकी वजह से क्या माना जाता है कि आपकी जो संस्था है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो देखिए आपको याद होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को क्या है, अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस है जो दूसरे देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना होता है, चाहे वो आप उनको कॉन्क्वेस्ट करके मतलब जीत के बनाओ या फिर किसी अन्य दूसरे माध्यम से बनाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप दूसरी कंट्री पर अपनी पावर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं और उनको रूल भी कर रहे हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ है उसको आप एक तरीके से बांध रहे हैं। जो इसका मेन फीचर होता है वो होता है एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि कोई भी अपनी कॉलोनी उसका भला करने के लिए नहीं बनाता, अपना फेवर करने के लिए, अपने हित साधने के लिए बनाता है, और जिसकी वजह से जो कॉलोनी होती है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो इंडिया और ब्रिटिश वाला ये है ही, राइट। तो ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड है ये कंजप्शन बास्केट। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी हाउस होल्ड है, कोई फैमिली है, उसके द्वारा कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज कंज्यूम की जाती है। जैसे वो गैस यूज करते हैं, एलपीजी, जैसे वो खाने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज करते हैं, अगर एसी खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक हाउस होल्ड के द्वारा रेगुलर बेसिस पे यूज की जाती हैं। लेकिन देखिए कई बार होता है कुछ चीजें तो आप लगातार यूज कर रहे हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल और डेयरी हो गया तो आप डेली खरीद रहे हैं, बट एसी का सर्विस तो आप डेली नहीं कराते। तो इसीलिए जो लोगों का कंजप्शन का एक पैटर्न है उसको देखने के लिए जो स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं वो कुछ आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे जो एनएसएसओ है, हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 19 ग्रुप जो है आइडेंटिफाई किए हैं इस कंजप्शन बास्केट के लिए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए कौन कौन से सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ईडेबल ऑयल्स है, वेजिटेबल है, फूड्स एंड लाइट है, क्लोथिंग है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है जो कंजप्शन बास्केट में वो चेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एंटरप्राइजेस। मैंने भी आपको इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस पढ़ाया था, अब हम देखेंगे एंटरप्राइजेस। देखिए जब भी एक व्यक्ति के द्वारा या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इस चीज को का भी उनका पर्पज क्या है, सेल करना, बेचना, ठीक है, इसके लिए कुछ ऑपरेट किया जाता है, कुछ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, और ये सारा काम वो जहां करते हैं उसको एंटरप्राइजेस कहते हैं। यानी कि एक अंडरटेकिंग होती है जिसको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या एक अकेले व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता है, और जो बेचने के उद्देश्य से, सेल करने के उद्देश्य से गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये देखिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है कि इस तरह की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को डेवलप करे ताकि जो मार्केट है वो अच्छे से काम करे, उसके प्रिंसिपल्स बने और सेल्फ रेगुलेशन जो है मार्केट के अंदर डेवलप हो। ये देखिए एनर्जी कंजर्वेशन को भी प्रमोट करता है, ठीक है, और साथ में वेस्टफुल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको कर्व करने के लिए भी काम कर रहा है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नाम से ही आपको पता चल रहा है एनर्जी और एफिशिएंसी इसको लेके काम करता है, ध्यान रखना है, इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है आपका MRTP एक्ट। फुल फॉर्म क्या है इसका, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। देखिए मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति ने जो है सब चीज पे कब्जा कर लिया, रिस्ट्रिक्टिव मतलब रोकना, ट्रेड मतलब व्यापार, प्रैक्टिसेस मतलब प्रक्रिया। तो व्यापार में इस तरह की जो
प्रैक्टिसेस हैं जो मोनोपोली क्रिएट करती है, उसको जो रोकने के लिए हमारे यहाँ कानून है वो है MRTP एक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक सीमेंट बेचने वाली कंपनी है, उसने अभी स्टार्टिंग में क्या किया, इतने ज्यादा कम रेट रखे सीमेंट के कि जब भी कोई मकान खरीद रहा है तो सीमेंट उसी से परचेज कर रहा है। इसकी वजह से धीरे धीरे जो बाकी कंपनीज थी, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी, तो वो डूब गई। अब इसके बाद मार्केट में उस अकेली कंपनी की जिसने शुरू में सीमेंट बहुत सस्ता बेचा था, उसकी पूरी की पूरी मोनोपोली हो गई, क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई अब है नहीं। अब उसने अचानक से इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए, तो अब हम देखेंगे ना, तो कंज्यूमर्स के पास ना अब ऑप्शन नहीं रह गया है कि वो क्या करें, क्योंकि भाई अब तो मोनोपोली हो गई। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ये MRTP एक्ट जो है आया था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो इक्विटीज। ठीक है, देखिए जो किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल होता है, मान लीजिए मैंने शुरू किया भाई 500 करोड़ रुपए जो है, इससे मैं अपनी कोई कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तो उसका पेड अप कैपिटल हो गया। तो उस पेड अप कैपिटल में अगर कोई हिस्सा आप रखते हैं, या फिर जो स्टॉक्स होते हैं किसी कंपनी के, जब कंपनी अपने शेयर जो है स्टॉक मार्केट में उतार देती है, तो फोर्स से मान लीजिए उसने 1000 जो है स्टॉक्स उतारे, तो उस 1000 में से अगर आप कुछ शेयर खरीद ले, है ना, तो ये जो उसके पेड अप कैपिटल में से या उसके जो कंपनी के स्टॉक में से आपने कुछ शेयर खरीदा, तो ये माना जाता है आपने इक्विटी होल्ड की है, ये इक्विटी ली है। और इसका फायदा ये होता है कि आपको जो है डिविडेंड मिलता है। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, आपको उस कंपनी के वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास होंगे, उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स आपके पास होंगे। ठीक है, एक तरीके से कंपनी का मालिकाना हक आपके पास रहता है, क्योंकि या तो आप पेड अप कैपिटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। आपने कंपनी को पे लोन नहीं दिया, आपने हिस्सेदारी खरीदी है, राइट। इसके बाद देखिए क्या आता है, कास्केडिंग इफेक्ट। देखिए कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स सिस्टम में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो इसका अलग मीनिंग निकलता है। जब मान लीजिए, देखिए जैसे हमारा GST से आने से पहले वाला जो टैक्स सिस्टम था, उसमें क्या था, मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज खरीदी गई, उस पर 10 रुपए टैक्स लगा, तो अगले व्यक्ति को ये 110 रुपए की मिली। अब जो अगला व्यक्ति है जब उसको अलग से खरीदेगा, तो इस अब की बार 100 पे नहीं, इस पूरे 110 पे अगेन आपका 10 रुपए टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस बार 111 रुपए की बैटरी है कि नहीं बैटरी है, राइट। तो इसका मतलब जो मेन चीज पे टैक्स लगाना था वो तो लगा ही, यहाँ पे टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा, जो कि नहीं होना चाहिए। भाई आप किसी गुड और सर्विस, इस पर ही तो जो है टैक्स दे दोगे, टैक्स के ऊपर टैक्स देने का काम थोड़ी है हमारा। तो ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, ये कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे एक नोट है, देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ टैक्स ऑन टैक्स लेवाइड ऑन अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ द सेल, ठीक है, मोर कंज्यूमर्स पेड मेड कंज्यूमर्स पेड अ टैक्स ऑन ऑलरेडी पेड टैक्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि भाई ये उपभोक्ताओं को इस बात के लिए बाध्य कर देता है कि पहले से ही दिए गए टैक्स पर वो फिर से टैक्स पे करें। और ये किसकी वजह से होता है, कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से होता है, जिसको GST में हटाने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन टैरिफ बैरियर्स है। देखिए नॉन टैरिफ बैरियर्स होते क्या है, अभी हमने टैरिफ बैरियर्स पढ़ा था, इंपोर्ट पे कुछ टैक्सेस होते हैं। तो देखिए टैक्स नहीं होते एज सच, क्योंकि ये कोई मनी के फॉर्म में तो लगाए नहीं गए, लेकिन मान लीजिए ये कह दिया गया है कि आपके जो गुड्स की क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है उस पर हम कुछ नियम लगा रहे हैं, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स में आता है। जैसे अगर आप कहते हैं भाई 100 क्विंटल से ज्यादा चीनी हम इस पर्टिकुलर कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये हो गया, क्या हो गया, क्वांटिटेटिव नॉन बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गया। क्वालिटी पे जैसे यूरोपियन कंट्रीज हमारे अल्फांसो हमको बार बार बोलती रहती है कि इसमें तो कुछ कीड़ा है, बैक्टीरिया है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह की चीजें क्या है, ट्रेड को बाधित करती हैं, ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, और ये क्या है, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाते हैं, राइट। इसके बाद देखिए क्या है आपका, डेफिसिट फाइनेंसिंग है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो सरकार का खर्चा है वहां पे उसकी कमाई से ज्यादा हो गया, तो सरकार उस खर्चे को पूर्ति करने के लिए बाहर से कहीं से पैसा लेती है, इसी चीज को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। फिर देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये आपका नेक्स्ट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखिए जो डेमोग्राफर थे फ्रैंक नॉयस्टीन, उन्होंने 1945 में एक्चुअली लेकर आए थे, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था टिपिकल पैटर्न ऑफ जो डेथ एंड बर्थ रेट्स का था। उन्होंने कहा कि अगर बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी तो जो ये आपका डेथ रेट है ये कम हो जाएगा, ठीक है, आगे चल के, और बर्थ रेट जो आपका हाई रहता है, लेकिन आगे चल के जब और ज्यादा बेटर एजुकेशन होगा, और ज्यादा हेल्थ वगैरह मिलेगी, और ज्यादा अच्छी कंडीशंस होगी, तो आपका डेथ रेट भी कम होता है और आपका बर्थ रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। जो नॉयस्टीन थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 3 फेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, एक प्री इंडस्ट्रियल, एक डेवलपिंग, और दूसरा मॉडर्न वाला इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज, ठीक है। बाद में एक पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड भी इंक्लूड कर दिया गया था। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ध्यान रखिएगा कि फ्रैंक नॉयस्टीन ने 1945 में इसको लेकर वो आए थे।
फिर देखिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई भारत पर 1990-91 के टाइम पे क्राइसिस आ गया था और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए न्यू रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उन्हीं को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब 7th प्लान स्टार्ट हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है लाए गए थे हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, ठीक है, जो दरअसल क्यों लाए गए थे, ताकि बहुत ही एक बड़े लेवल पर और बहुत इफेक्टिव मैनर में इकोनॉमी की हालत को सुधार सके, राइट। और ये जो पॉलिसीज थी, ये जो अनाउंस की गई थी 1991 में अनाउंस की गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, और इसी को देखिए कहा जाता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, राइट। और इसको इसमें उन्होंने जो मैक्रो स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे इस सब में डिवाइड किया था, वो आपका जो है फर्दर डीप चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। नाम से ही पता चला एक्सपोर्ट मतलब निर्यात का जब आप प्रमोशन करने लगो, तो ये क्या होता है, ये मेजर्स होते हैं कुछ फिस्कल या कमर्शियल सपोर्ट के टाइप में, जो या फिर आप क्या करते हैं ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ताकि वो क्या करे, प्रमोट कर सके जो कि एक्सपोर्ट है गुड्स और सर्विसेज का, ताकि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो ज्यादा अच्छा हो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, देखिए ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज रन करते हैं अपना एंटरप्राइजेज और हायर करते हैं लेबरर्स को, ठीक है, यानी कि खुद तो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन इनके अंडर में जो है लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, राइट। देखिए ये क्या होती है, क्वांटिटी यानी कि जो आपका एक तरीके से वॉल्यूम है, ठीक है, उस पर जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है या फिर एक कोटा दे दिया है कि भाई इतने ही कोटा तक आप चीजों को जो है भेज सकते हैं, ठीक है। एक कोटा से ऊपर अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर जो है हमारे द्वारा जो है टैरिफ्स लगाए जाएंगे। जनरली ये जो कंट्रीज के द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अपना घाटा होता है उसको कम करने के लिए और साथ में जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इंपोर्ट की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बिल आ रहा है जनरली उसको कंसीडर करते हुए लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फैमिली लेबर एंड वर्कर। तो देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो कि उस परिवार के संबंध में है लेकिन बिना किसी वेज को कैश में लिया किसी और तरीके से लिया किसी इंडस्ट्री बिजनेस या फिर ट्रेड में काम करता है, तो ये देखिए क्या बोला जाता है, फैमिली लेबर या वर्कर। दिस इज वेरी इजी। फिर देखिए स्टैब्लिशमेंट्स, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि स्टैब्लिशमेंट की क्या मतलब, स्टैब्लिशमेंट ने इतने लोगों को हायर कर लिया या फिर दिस इज एस्टेब्लिशमेंट हु प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग और सर्विस। तो ये वर्ड की क्या डेफिनेशन होती है, देखिए एक एंटरप्राइजेस वो होती है जिसमें एट लीस्ट वन हायर्ड वर्कर हो, यानी कि कम से कम एक तो वर्कर ऐसा होना चाहिए जिसको आपने हायर कर रखा हो और जो मेजर पार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑपरेशन के लिए काम करता हो। यानी कि एक साल में अगर आपका जो काम चलता है वो मान लीजिए 7 या 8 महीने के लिए चलता है, तो 7 या 8 महीने के मेजर पार्ट में आपने किसी एक बंदे को एटलीस्ट हायर करके रखा हुआ हो, तो ये देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट जो है कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन, राइट। तो देखिए यूरोपियन यूनियन क्या है, दरअसल यूरोप की कुछ कंट्रीज ने आपस में मिलकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल मुद्दे होंगे उन पर हम कॉपरेशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक पैक्ट को जो है साइन कर लिया और वो सारे लोग मिलकर बैठकर आपस में जो बातचीत करते हैं। उनके बॉर्डर्स आपस में ओपन है, ट्रेड में भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ओपन ट्रेड होता है, बहुत लिबरल ट्रेड होता है, बाकी सारे रूल्स में बहुत ज्यादा लिबरल है। और अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था जब यूनाइटेड किंगडम के इससे अलग होने की बात हो रही थी। तो अगर अभी रिसेंट डाटा की बात की जाए तो देखिए इसमें जो आप कह सकते हैं टोटल मेंबर है वो 27 है। तो जो है इसको ध्यान रखिएगा, मैंने एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया था तो वहां पर 27 ये दिखा रहा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फिर आपका क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो वर्ड आपने देखिए इन्वेस्टमेंट में सुने होंगे, एक एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आप मान के चलिए बाहर की फॉरेन की कोई कंपनी है या बाहर का कोई भी अगर आप कह सकते हैं पैसे देने के लिए रेडी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एंटिटी है, वो आपके यहाँ की कंपनीज में 10% की इक्विटी से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करता है, किससे ज्यादा, 10% से ज्यादा, तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। अगर उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से कम है तो वो देखिए एफडीआई में नहीं आता, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो फॉरेन एसेट होता है वो देखिए आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, राइट। तो इसके बाद अलावा देखिए क्या होता है कि एफडीआई के तहत जो एंटिटी है वो बेसिकली मालिकाना हक किसी कंपनी का एक जितना उसने उसकी इक्विटी को खरीदा है उतनी हद तक रख लेती है। एफडीआई को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि एफपीआई को हॉट मनी भी बोलते हैं, जो जल्दी से आती है जल्दी से चली जाती है, लेकिन एफडीआई लंबे समय तक रुकने के लिए आता है। तभी आप किसी कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, और उस कंपनी के जो डिसीजन
होते हैं डे टू डे में लाइफ में, उसमें भी फिर जो है आपका पार्टिसिपेशन होने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एफडीआई मोर सस्टेनेबल होता है, मोर आप कह सकते हैं स्टेबलाइज होता है कंपेयर टू एफपीआई के, और 10% इक्विटी का जो है इसका एक आप कह सकते हैं बेंचमार्क रहता है, राइट। उसके बाद देखिए पर कैपिटा इनकम, तो ये तो आसान है, किसी भी नेशन की जितनी भी टोटल नेशनल इनकम है उसको उसी नेशन की टोटल पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। फिर आता है बैरियर्स टू एंट्रीज, देखिए हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि आप देखिए, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जो हमने पहले बैरियर्स पढ़े थे वो ट्रेड के आप कह सकते हैं रिलेशन में पढ़े थे। ये बैरियर्स टू एंट्री जो है ये एक्चुअली कंपनीज के बारे में, अगर देखिए इस तरह के पॉलिसीज रूल्स हो गए हैं कि जो नई कंपनीज हैं उनको आने में बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव टू जो पहले से स्टैब्लिश कंपनीज हैं, तो माना जाता है कि जो बैरियर्स टू एंट्री इस तरह का आपके यहाँ पे काम चल रहा है, डिसएडवांटेजियस हो जाता है ये न्यू एंट्रीज के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 1 लाख जो आपकी लाइव बर्थ्स होती है, 1 लाख लाइव बर्थ्स पे जितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन्स नहीं बचते हैं वो देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, यानी कि जन्म देने के टाइम पर माताओं की जो मृत्यु हो जाती है उसको इससे देखिए मेजर किया जाता है। इंडिया की बात करें तो देखिए 2020 में 99 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स पे देखी गई थी। अभी डाटा अपडेट हो चुका होगा, सर की मिसलेनियस वाली वीडियो आ चुकी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए एक आता है ब्रूटलैंड कमीशन। ये जो ब्रूटलैंड कमीशन है ये एक्चुअली जाना जाता है बेसिकली क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत जरूरी थी। इसको जैसे यूनाइटेड नेशन ने स्टैब्लिश किया था 1983 में, और उन्होंने कहा था वर्ल्ड की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए आप कोई सोल्यूशन दीजिए। देन इन्होंने एक रिपोर्ट लेकर आए और उस रिपोर्ट में उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टर्म को जो है डिफाइन किया था, और उसके बाद से टर्म जो है बहुत ही पॉपुलर हो गई थी ओवर द वर्ल्ड, राइट। इसके बाद देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि कई बार हमें लगता है जो भी लोग काम नहीं कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या बेरोजगार है, बट दैट इज नॉट राइट। एक्चुअल इकोनॉमिक्स में जो लोग काम करने के इच्छुक हैं और लगातार काम उनको मिले इस चीज को लेकर प्रयास भी कर रहे हैं, है ना, दे सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंटरमीडिएटरीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बाय मेकिंग एप्लीकेशंस, तो देखिए उनको लेकिन काम अभी नहीं मिला है, वो आपके अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाते हैं। कुछ लोग हैं मान लीजिए जो अपनी मर्जी से फिलहाल काम नहीं कर रहे, जैसे मान लीजिए आपका एम हाई है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और आप जो है एक वर्केबल एज ग्रुप के अंदर आते हैं बट आप काम नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा बिकॉज इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर कोई फादर है उनकी जॉब चली गई है और वो नेक्स्ट जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है जिसकी मैंने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो है बात कही थी, तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आसान करके समझते हैं। देखिए किसी भी कंट्री की जो भी टोटल ट्रेड हो रहा है, चाहे वो गुड्स में हो रहा है, चाहे वो सर्विसेज में हो रहा है, चाहे वो करंट अकाउंट में, चाहे कैपिटल अकाउंट में, सब कुछ मिला के एक कंट्री से टोटल जितना पैसा ट्रेड से बाहर जा रहा है, टोटल जितना पैसा उस कंट्री में अंदर आ रहा है, इसका पूरा जो स्टैटिस्टिकल एक आप कह सकते हैं ब्यूरो होता है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, राइट। इसमें क्या रहता है, समराइजिंग ऑल द एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट इन विच अ कंट्री इज इन्वॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से अ ईयर, राइट। इसके बाद देखिए आपका क्या है लैंड और रेवेन्यू सेटलमेंट। देखिए जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो टेरिटोरियल राइट्स दिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे दिए। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ वाला इंडिया था वहां पे बेसिकली जमींदारी सिस्टम जो एस्टैब्लिश था, तो वहां पे इसका मतलब उन्होंने जाना कि जो भूमि है, जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर जो हक है वो जमींदारों का है, तो उन्होंने वहां पे किसानों से बात ना करके जमींदारों के साथ बात की और इस चीज को उन्होंने नाम क्या दिया, इस चीज को उन्होंने नाम दिया जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, राइट। कुछ जगहों ने देखा जमींदार नहीं थे और ऐसा सच मतलब कोई ग्रुपिंग भी नहीं थी, तो उन्होंने सीधे जो किसान थे जिनको रैयत उस टाइम पे बोलते थे उनके साथ देखिए बातचीत की और रैयतों को जो है भूमि लीज पर पट्टे पर देनी स्टार्ट कर दी और उनके पास तब तक मालिकाना हक रहेगा जमीन का जब तक वो जो है लगान या फिर आप कह सकते हैं जो उनका रेवेन्यू टैक्स है वो देते रहेंगे, राइट। कुछ जगह उन्होंने क्या किया, गाँव को विलेजेस को जो है सेटलमेंट का एक बिंदु मान लिया। उन्होंने कहा कि एक महाल के अंदर जितने नंबर ऑफ विलेजेस आएंगे उन सबका जो टैक्स है वो उस महाल का जो एक प्रमुख होगा वो जो है कलेक्ट करेगा एंड देन ब्रिटिशर्स को वो जमा कर देगा। तो यहाँ पे जो लैंड की ओनरशिप बताई गई अंग्रेजों की तरफ से वो कहीं ना कहीं उस महल के अंदर मानी गई। तो ये सब जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्ट्रक्चर था इसी को लैंड या रेवेन्यू सेटलमेंट के द्वारा जो है जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 तरह के सेटलमेंट थे, वन इज परमानेंट सेटलमेंट, राइट। दूसरा आपका कौन सा था, दूसरा था आपका रैयत वाली सेटलमेंट और तीसरा आपका महल वाली सेटलमेंट था।
फिर देखिए प्रोविडेंट फंड, ये आपने सुना होगा। एक्चुअली ये एक सेविंग होती है जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। और जब एम्प्लॉय या तो रिटायर होता है या फिर उस कंपनी को छोड़ रहा होता है तो ये उसको दे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अपने पहले जन्मदिन से पहले जब बच्चे जीवित नहीं रह पाते, यानी कि 1000 बच्चों में से ऐसे उतने बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं देख पाए, वो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब ये नहीं होता देखिए कि कोई चीज ऐसे 2 रुपए की मिल रही थी, कल को 4 की मिल रही है, फिर 3 को मिल गई, फिर 2 को और फिर 4 की, नहीं। एक सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो जो मिल्क था वो पहले आई थिंक 26 या 27 रुपीज का मिलता था, फिर वो 28 का हुआ, नाउ इट्स 29, और बहुत कम ही दिन बचे हैं जब वो 30 और 31 का होने वाला है। तो इट्स अ सस्टेन्ड लेवल ऑफ राइज इन द प्राइसेस जो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसी चीज को देखिए इन्फ्लेशन बोला जाता है। जैसे अगर बात की जाए अनियन और पोटैटो की, तो उनके प्राइस देखिए ऊपर नीचे होते रहते हैं, कई बार हो जाता है अनियन को लेके इतने ज्यादा प्राइस बढ़ गए, कई बार नॉर्मल हो जाते हैं, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, ठीक है, वो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है। बट जो सस्टेन राइज होता है कि एक बार प्राइस बढ़ गए तो बस बढ़ गए, वापस नो, देयर इज नो वे बैक, तो वो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लेशन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, इसको हम आने वाली वीडियो में भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभी देखिए एक कंट्री में जितनी भी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्लस उसकी जो अब्रॉड में भी इनकम हो रही है, यानी कि नेशनल वर्ड आ गया ना। नेशनल का वर्ड का मतलब है जो नेशनलिस्ट, जो आप कह सकते हैं जो नेशन के लोग हैं, उनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के किए जा रहे हैं, चाहे वो विदेश में रह के किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है एक कंट्री का नेशनल इनकम माना जाता है। हालांकि इसकी थोड़ी सी और टेक्निकल डेफिनेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद देखिए मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का मतलब, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मॉर्बिडिटी का मतलब देखिए क्या होता है कि एक कोई इट इज अ प्रोपेंसिटी टू फॉल इल, यानी कि कोई कितना बीमार पड़ सकता है। ये किसी व्यक्ति का देखिए उसका जो द्वारा किया गया काम होता है उसको भी इफेक्ट करता है, और अगर प्रोलॉन्ग्ड मॉर्बिडिटी रहे, लंबे टाइम तक कोई बीमारी है, तो देखिए ये मोर्टेलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और डायरिया है, ये एक्चुअली 2 मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी के, राइट। उसके बाद देखिए कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो ये टर्मिनोलॉजी है इन्वायरमेंट, पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होती है। आइए देखिए इसका मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, क्या है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इन्वायरमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दैट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट गिवन द फूड, हैबिटेट, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल। ये तो आप समझे, यानी कि किसी इन्वायरमेंट में, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने बायोलॉजिकल स्पीसीज यानी कि जो जिंदा रहने वाले लोग हैं वो रह सकते हैं, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन, उनका चाहे खाना पीना, रहना, सांस लेना, सब कुछ रिसोर्सेज का यूज करते हैं, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज रह सकती है, वो देखिए कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है, राइट। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी जो है आपकी, यहाँ पे देखते हैं, देखिए मोर टेक्निकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉर विच द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 0। यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो 0 होता है, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते, जितने हैं उतने मैक्सिमम है। अगर देखिए ये जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये बिलो कैरिंग कैपेसिटी होगा तो पॉपुलेशन क्या बढ़ेगी, यानी कि वहां पे अगर 0 से कम है मतलब और लोग रह सकते हैं। अगर किसी वजह से ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये मोर देन 0 हो जाए तो लोग वहां पे खत्म होने लगेंगे, यानी कि या तो वहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस सर्वाइवरशिप हो रही है, या फिर रिप्रोडक्टिव फेलियर्स हो रही है, इनसफिशिएंट फूड हो रहा है, बिहेवियरल जो इंटरेक्शंस है उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अगर फुल कैरिंग कैपेसिटी में कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ वहां की 0 होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो आप जानते हैं क्या है, ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जो सेंटर है वो सेंट्रल जो है सीजीएसटी लगाता है, जो स्टेट है वो एसजीएसटी लगाता है, और एक इंटीग्रेटेड लगता है जिसको आईजीएसटी बोलते हैं। इसको जुलाई 2017 में देखिए एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, और कुछ वैरायटी ऑफ टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया था जैसे सेल्स टैक्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी टैक्स है वो एक्चुअली हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसी पर इम्पोज होता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। मान लीजिए पहले कोई चीज क्या थी, नॉर्मल आटा थी, उस आटे के ऊपर मान लीजिए आपका 5 रुपए टैक्स लगा। अब इस आटे से देखिए बिस्किट्स बन गए, तो आटे पे जो आपने टैक्स दिया है ना उसको हटा दीजिए, जो चीनी पे टैक्स दिया उसको भी हटा दीजिए, घी पे जो टैक्स दिया उसको भी हटा दीजिए, बट ये जो बिस्किट बनने का अपना प्रोसीजर था, ये जो फॉर्म चेंज हुई है, ये जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, फूड प्रोसेसिंग का काम हुआ है, इस पर जो टैक्स लगेगा केवल वही
ऐड होगा। जो आपने पूरा आटा, घी, चीनी पे टैक्स दे दिया था, अगेन उस पे टैक्स नहीं लगता है। और इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें वर्ड एक आता है कि जो जिस चीज पर आपने टैक्स दे दिया है, अगर आपने फिर से वो पे किया है तो वो आपके खाते में सरकार क्या है, वापस भेज देती है, राइट। इसकी कुछ स्लैब्स हैं, देखिए कौन कौन सी। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ऑल ओवर द इंडिया देखिए लगता है, राइट। और क्या बोलते हैं, पूरी कंट्री में ये सेम है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। तो जीडीपी देखिए क्या होता है, विद इन अ कंट्री, यानी कि जो कंट्री है इसकी हम सीमाओं के अंदर की बात कर रहे हैं। विद इन अ टाइम पीरियड 4 से 1 ईयर, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, उसको देखिए, चाहे उसकी ओनरशिप कुछ भी हो। यानी कि हो सकता है कि कोई अमेजन जैसी कंपनी इंडिया में आई हो, वो कुछ सर्विस और गुड्स दे रही हो, और उसकी नेशनलिटी देखिए इंडियन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारी बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो इसी वजह से क्या माना जाएगा, वो हमारी इंडिया की जीडीपी का एक पार्ट माना जाएगा, राइट। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपने याद रखना है बाउंड्री यानी कि विद इन अ कंट्री। दूसरा आपने याद रखना है टाइम 4 से 1 ईयर। और तीसरी चीज आपने याद रखनी है रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। इसमें गुड्स भी कैलकुलेट होते हैं, सर्विसेज भी कैलकुलेट होती है, राइट। तो क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ ईयर रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप। मुझे माफ कीजिएगा, जो बाहर बर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा शोर कर रही है। आई डोंट नो व्हाई दे आर सो हैप्पी, बट ठीक है, आप भी सुन लीजिए उनकी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो। खैर नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में रहता है। ये कौन होते हैं, तो जो बैंक होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी कहते हैं। एक्चुअली इनकी स्पेशलाइजेशन ही होती है कि कंपनीज को एडवाइस करते हैं, उनकी जो कंपनीज की इक्विटी और डेप्ट होता है उसको मैनेज करते हैं, और साथ में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की, उसके हिसाब से सेल्स और परचेज करते हैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की। यानी कि कंपनीज के शेयर्स में जो बेसिकली काम करते हैं, इसमें जिसकी एक्सपर्टीज होती है, वो मर्चेंट बैंकर्स कहलाते हैं। फिर आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपने पैसा लिया था उधार, यू हैव डेब्ट बट यू कैन नॉट पे द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कोई भी रीजन उसका हो सकता है। इसी में एक सॉवरेन डेब्ट आता है। अगर कोई कंट्री फेल कर जाए अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में, तो उसको देखिए सॉवरेन, जो कि कोई कंट्री सॉवरेन जो थी वो डिफॉल्ट कर गई है, ऐसा बोला जाता है, राइट। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एंगेज है सेविंग्स या फिर आप कह सकते हैं मनी को मोबिलाइज करने में, उसकी अलोकेशंस को, मनी भी नहीं, प्रॉपर वर्ड सेविंग होगा, यानी कि पैसे जो जमा किए गए, जो सेविंग्स है उसको जो मोबिलाइज करता है, उसको जो अलोकेशन कर रहा है, उसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक आपके, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट है जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करती है कि कैसे उसका एक्सपेंडिचर होगा, कैसे उसने कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है, ये सब जो प्लानिंग होती है फिस्कल पॉलिसी के तहत की जाती है। देन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो करेंसी और बॉन्ड्स होते हैं किसी दूसरी कंट्री के, आई एम सॉरी, जैसे डॉलर है आपका, रेनेबी है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहलाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखिए अगर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी को जहां खरीदा और बेचा जाता है, वो मार्केट जो होगा वो कहीं ना कहीं कौन सा होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा, राइट। देन आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए इट इज एन ज्योग्राफिकल रीजन, यानी कि सेम जो आपकी कंट्री है उसी के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कंट्रीज के अंदर जो बेसिक टिपिकल इकोनॉमिक लॉस लगते हैं वो यहाँ पर नहीं लगते, थोड़े से लिबरल होते हैं। जैसे टैक्स में कहा जाता है 5 सालों तक आप नहीं दीजिए या फिर कम रेट पे दीजिए, तो इस तरह की जो है उनको थोड़ी सी आप कह सकते हैं फ्री चीजें दी जाती हैं, ताकि जो कंट्री है उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो इस तरह की जो EEZ है वो देखिए चाइना में काफी ज्यादा है, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, ठीक है, फिलीपींस और रशिया में भी ये पाए जाते हैं। फिर होता है डिसइन्वेस्टमेंट। मान लीजिए किसी कंपनी के आपके पास क्या है, इक्विटी है, उसके शेयर्स हैं, लेकिन आप क्या है स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स को कुछ बेच देते हैं, उसकी इक्विटी को बेच देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्या रेवेन्यू मिल सके, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये जो है गवर्नमेंट भी करती है, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, वो जब उनके जो है शेयर्स वगैरह बेच देती है, उनकी कुछ हिस्सेदारी बेच देती है, तो बोला जाता है गवर्नमेंट क्या डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये एक मिनिमम प्रोपोर्शन होता है किसी बैंक के टोटल डिपॉजिट
डिपॉजिट्स और रिजर्व का, जिसको मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड के रूप में, और रेगुलेशन किसके द्वारा बताई गई होती है, आरबीआई के द्वारा बताई गई होती है, राइट। इसको ध्यान रखना है। जो एसएलआर होता है उसको आप गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, करेंसी में रख सकते हैं, लेकिन जो आपका सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसको आपने एकदम प्योर लिक्विड फॉर्म यानी कि मनी के रूप में रखना होता है। इसके बाद देखिए कम्यून्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट एक्चुअली जो विचारधारा थी उस टाइम पर बेसिकली आया था। इसमें क्या होता है, कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, भले ही वो एक फैमिली के मेंबर नहीं है, वो काम भी इकट्ठे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रोडक्शन के आप कह सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, वो सब मिलजुल कर ही होती है, राइट। तो मतलब जो लोग परिवार के सदस्य नहीं है बट स्टिल एक साथ रह रहे हैं, प्रॉपर्टी पर उनका साझा जो है आप कह सकते हैं हिस्सा है, वो कम्यून्स कहलाता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट अ बेसिक नॉलेज। उसके बाद देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। देखिए जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉरेन ओरिजिन के, ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या फिर कुछ ऐसे ही अदर, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में या बॉन्ड में इन अ कंट्री, तो जो स्टॉक मार्केट के द्वारा, वो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। यानी कि अमेरिका का कोई बैंक या फिर आप मान लीजिए इंडिया का कोई बैंक अगर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में जाके वहां के कुछ शेयर बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करे, तो इंडिया का वो बैंक एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाएगा अमेरिका के मार्केट में, राइट। इसके बाद देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो अपना खुद का एक फॉर्म चलाता है, खुद की एक एंटरप्राइजेस चलाता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है ना, उसके पास फ्रीडम है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बेचना है, तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। इसके बाद देखिए ग्रेचुटी, ये एक वर्ड देखते हैं। देखिए ये जो मनी है ये एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपनी एम्प्लॉय को दी जाती है, जब वो क्या करता है, उसकी सर्विस उस कंपनी को दी गई जो है खत्म हो जाती है, यानी कि जब वो रिटायरमेंट लेता है ना, तो उसने जो सर्विस दी कंपनी को, तो कंपनी उसके बदले में उसको थोड़ा सा क्या गिफ्ट टाइप से दे देती है, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक मार्केट होता है जिसमें जो है सिक्योरिटीज जो है बिकती हैं, बेसिकली किसकी, गवर्नमेंट की और पब्लिक जो कंपनीज होती है, ठीक है। ये जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ये यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है, शेयर्स और बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह की, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन, दरअसल क्या होता है, ये एक्सपेंशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। यानी कि मान लीजिए दिल्ली क्या है, एक अर्बन आप कह सकते हैं स्टेट था, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली के आसपास आप देखेंगे एनसीआर जो है डेवलप होता चला गया, तो ये क्या हुआ, ये अर्बनाइजेशन हुआ। तो बेसिकली शहरीकरण ये प्रसार कहलाता है। अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे उस टोटल जो पॉपुलेशन है एरिया की, उसमें अपना प्रसार जो है फैलाने लगती है। स्टॉक मार्केट, तो मैंने आपको बताया कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स को अगर लिस्ट करना चाहे तो कर सकता है, और जिस मार्केट में करता है तो क्या है, आपके स्टॉक मार्केट कहलाते हैं, जैसे आपके NSE BSE हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रेड यूनियंस होती हैं। देखिए जो वर्कर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको वो एक साथ मिलजुल के बता सके, वेजेस, बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशंस को लेके उनकी एक से हो, तो वो जो ग्रुप वो फॉर्म करते हैं उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। फिर आएगा आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए वर्कर्स मतलब टोटल लोग जो काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन जो कि पूरी की पूरी जनसंख्या, रेशियो मतलब परसेंटेज, यानी कि टोटल जनसंख्या में जितने नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं वो क्या है, आपके परसेंटेज निकल जाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के रूप में, राइट। तो ये हो गया। लेबर लॉस क्या होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने फॉर्म किए ताकि वर्कर के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, लेबर लॉस कहलाते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, तो देखिए आरबीआई बैंकों के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, उसी में से एक सीआरआर, एसएलआर है। एसएलआर हमने जस्ट समझा, तो सीआरआर में भी क्या होता है, एक परसेंटेज ऑफ मनी बैंक को क्या है आरबीआई के पास सेव करके रखनी पड़ती है, इट्स इन लिक्विड फॉर्म ऑलवेज, ठीक है। और बेसिकली इसी को जो है सीआरआर बोलते हैं। इसका कितना परसेंटेज आपने रखना है टाइम टू टाइम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताते रहते हैं। फिर देखिए पॉवर्टी लाइन, तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसका अगर एक कट निर्धारित कर दिया जाए कि अगर इससे ऊपर हो रहा है तो इट इज ओके, अगर इससे नीचे है तो द पीपल विल बी कॉल्ड इन बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट। तो देखिए जैसे एक क्या कह दिया गया कि अगर एक जो रूरल पर्सन है, ठीक है, उसको 2100 कैलोरीज मिल रही है, ठीक है, और अगर एक अर्बन जो पॉपुलेशन है उसको 2100 कैलोरीज पर डे मिल रही है और रूरल वाले को अगर 2400 कैलोरीज पर डे मिल रही है तो उसको एक पुअर पर्सन नहीं माना जाएगा। और कई बार ये मनी के फॉर्म में बता दिया जाता है कि अगर कोई 36 रुपए डेली खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं होगा। हालांकि ये जो कैलोरी वाला मेथड है इट इज वेरी आउटडेटेड, क्योंकि आज आपको पता है कैलोरी के अलावा भी एक जीवन में बहुत कुछ जरूरी चीजें होती हैं।
खैर, इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। तो जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए कंट्री की तरफ से, उनको एक्सपोर्ट ड्यूटीज बोला जाता है। नाम से मिल रहा है एक्सपोर्ट मतलब जब आप निर्यात कर रहे हैं, ड्यूटीज मतलब जब टैक्स लगा रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, किसी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा जब अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ अगर स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उनको देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का एक पार्ट माना जाता है, राइट। इसके बाद आता है आपका फिस्कल मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, इसके बाद आता है फिस्कल मैनेजमेंट। देखिए टैक्सेशन कैसे लगाना है, उसको कैसे यूज करना है, गवर्नमेंट कैसे अपना एक्सपेंडिचर करेगी, उसको रेगुलेट कैसे करेगी, ज्यादा बोरोइंग ना करनी पड़े, जितनी हमारी आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट्स भी उतनी हो। ये सारी चीजें जब एक पॉलिसी के द्वारा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा, कुछ बातचीत के द्वारा की जाती है, तो उसको फिस्कल मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब सरकार कहीं ना कहीं अपने पैसे को मैनेज कर रही है, राइट। राजकोषीय प्रबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम पढ़ चुके हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए इसको बहुत आसान करके समझते हैं। एक वुमेन अपनी जो रिप्रोडक्शन की एज है, अगर उस तक पूरा जिंदा रहती है, तो ऑन एन एवरेज वो कितने चाइल्ड को बर्थ देगी। एक कंट्री की बात अगर की जाए, उस कंट्री में जितने भी सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स उनको ध्यान रखते हुए, तो एक वुमेन अगर रिप्रोडक्टिविटी की एज तक पूरा जिंदा रहे, तो उस दौरान वो कितने चाइल्ड को जो है जन्म देगी, ये उस कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। अगर मान लीजिए टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि एक औरत अपने जीवन में 2.1 बच्चों को जो है जन्म देंगी। इट्स नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रू, ऐसा नहीं होता है 2.1, बट एक मैथमेटिकल टर्म में निकालते हैं। इसका मतलब ये माना गया है कि जो हमारे यहाँ एक फैमिली 2 चाइल्ड की पॉलिसी है, अब उससे 0.1 अभी भी ज्यादा बच्चे पैदा जो है हो रहे हैं, तो इसको क्या है, हमने कंट्रोल करना होता है, राइट। तो ये हो गया आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके बाद देखिए जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अगर जेंडर पैरिटी इंडेक्स देखिए अलग अलग जगह पे देखा जाता है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। अगर मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, तो ये देखिए रेशियो होता है जो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड इन प्राइमरी लेवल, और साथ में जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है। तो जो जितने मेल बच्चे इनरोल हुए हैं प्राइमरी में और कितनी फीमेल हुई है, इनका जब आपस में चेक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स के रूप में कहलाता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है और जो एज ग्रुप है अलग अलग, मान लीजिए आप प्राइमरी पे भी देख रहे हैं, आप हाई सेकेंडरी पे देख रहे हैं, हायर सेकेंडरी पे देख रहे हैं, तो आपको पता चलता है जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फीमेल के मतलब कंपैरिजन में मेल के साथ कितना फेवर वो करते हैं। क्योंकि कई बार क्या लगता है देखने में कि प्राइमरी जो एजुकेशन होती है उसमें तो जेंडर पैरिटी जो आप देखते हो फिर भी अच्छी खासी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करने लगते हैं, तो डिफरेंस आपको ज्यादा दिखाई देने लगता है। इसी सेंस में अगला देखिए सेक्स रेशो, जिसको जेंडर रेशो भी बोलते हैं, हिंदी में लिंगानुपात बोलते हैं। ये देखा जाता है कि जो फीमेल्स है वो मेल्स की पॉपुलेशन पे कितनी है, ठीक है। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन, और यू कैन से इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो फिशर फॉर्मूला था वो कहता है कि जो रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है उनके अंदर जनरली ये 1.1:1 रहता है। अगर एट बर्थ की बात करें वर्ल्ड में, तो ये 107:100 है, राइट। अपने काम का नहीं है, तो उसको ध्यान मत रखिएगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है इटसेल्फ, ये भी तो पता हो, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स तो देख ली। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ सोसाइटी यूज स्कैरसिटी, जो स्कैर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। समझते हैं, अर्थव्यवस्था वो तरीका है जहां पर जो बहुत ही मूल्यवान दुर्लभ वस्तुएं जो कम है लेकिन उनकी मांग ज्यादा है, उनको किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह उनका उत्पादन किया जाए, और फिर लोगों के बीच किस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये जो सारा का कुछ देखा जाता है, ये इकोनॉमिक्स के तहत देखा जाता है। जैसे जो वर्ड है अर्थशास्त्र है ना, वो संस्कृत वर्ड अर्था मतलब वेल्थ, और शास्त्र मतलब द स्टडी ऑफ वेल्थ से लिया गया है। यानी कि जो अर्थ है, मनी है, उसके बारे में स्टडी करना कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो डॉक्टर मार्शल थे, उन्होंने काफी पॉपुलर बना दिया इकोनॉमिक्स को, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। किस उनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद देखिए एक और थे लॉर्ड रॉबिन्सन, उनकी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो 1932 में पब्लिश हुई थी। तो बेसिकली उन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स एज द प्रिंसिपल ऑफ रेयरिटी, यानी कि आपके पास क्या है, साबुन बस 4 ही है, लेकिन लोग नहाने
वाले कितने हैं, 20 हैं, तो उन 4 साबुन को, इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल बट ठीक है, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इस चीज को मैनेज करना है, और ज्यादा साबुन कैसे बनाने हैं, और साबुन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारा का सारा जो है आपका इकोनॉमिक्स का एक पार्ट माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए इकोनॉमिक्स हमारी 2 पार्ट बेसिकली इसके अंदर होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो हमारी एनसीईआरटी भी डिवाइड है इसी 2 पार्ट में। तो देखिए माइक्रो मतलब सूक्ष्म लेवल पर, छोटे लेवल पर, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जहां पर इकोनॉमी के बेसिक एलिमेंट्स इंडिविजुअल्स के लेवल पर चेक किए जाते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मार्केट है, उनके आपस में जो इंटरेक्शन होती है, उसकी जो आउटपुट निकलती है, यानी कि मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो जो हाउस होल्ड है, फर्म्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जब इन सबके लेवल पर आप चीजों को देखते हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो। वहीं पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो ये इकोनॉमी को एज अ सिस्टम, यानी कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट की जो इंट्रैक्शंस हो रही है, फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, करेंसी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, पब्लिक पॉलिसीज, और इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है इन सारे एलिमेंट्स पे, इसको चेक करता है। यानी कि किसी इंडिविजुअल को नहीं, किसी हाउस होल्ड को नहीं, किन्हीं कंपनीज को नहीं, बल्कि एक इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम, एक कंप्लीट पैकेज के रूप में ये देखता है। आइए इनका बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पर, कंज्यूमर पर, फर्म, प्रोड्यूसर के लेवल पर देखता है। अगर मैक्रो की बात करें तो नेशनल इनकम, टोटल कंजप्शन और जनरल प्राइस लेवल को ये देखता है। ये होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल का बिहेवियर। ये होता है इंडिविजुअल स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, राइट। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी के प्राइस को यहाँ पे देख लिया जाता है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है कि नहीं, वो देखा जाता है। तो माइक्रो में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ये बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। लेकिन जो यहाँ पर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए। अब हमें पता होना चाहिए भाई ये जो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंशिएशन है किसने दिया है। तो जो जॉन मायनार्ड किनीज थे, उन्होंने एक्चुअली बताया था कि इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में जो है ड्राइव करके रखना चाहिए। उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने ये कहा था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं जो 5 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। तो 5 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए जो मतलब पीपल है जनरली वो हमेशा ही मनी में डील करते हैं, लेकिन बहुत ही अजीब सी बात है कि हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में कितना कम जानते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो फैक्टर है जो पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप कहे, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एकदम समझाया था। ठीक है, तो इसको हम वापस से नहीं देखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड। देखिए बेसिक थ्योरी सप्लाई और डिमांड के पीछे की ये है कि हर कमोडिटी या सर्विस का एक पॉइंट होता है जहां पर डिमांड जो है सप्लाई से मिल जाती है। यानी कि 100 लोग ही जो है गर्मियों में कूलर को मांग रहे हैं और कंपनी 100 कूलर ही प्रोड्यूस कर रही है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस इधर उधर होते रहता है। कई बार क्या है, प्रोडक्शन कम होता है लेकिन डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है बट डिमांड कम होती है तो प्राइस क्या है, गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दूसरा फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, आपको पता चला कि फोरकास्ट वेदर की इस बार मॉनसून जो है अच्छा नहीं होगा, तो इसकी वजह से मतलब क्या होगा, हमारे एग्रीकल्चर पे देखिए मॉनसून का सीधा इंपैक्ट पड़ता है, मतलब फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो आप इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ग्रोसरी जो शॉपिंग है आपकी, उसमें से जो चीज आप पहले खरीद सकते हैं उसको पहले से ही थोड़ा खरीद के रख लें और थोड़ा सा अपने आप को प्रिवेंट कर लें इन्फ्लेशन से। तो ये चीज यहाँ पे होती है। तीसरा देखिए क्या होती है इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है स्कैरसिटी। देखिए सप्लाई और डिमांड के साथ साथ ये जाती है। स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि देखिए लोगों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, तो इसकी वजह से स्कैरसिटी की प्रॉब्लम देखिए आती है। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, टाइम भी एक क्या है, एक रेयर रिसोर्सेज है। कई बार हम अपना टाइम ऐसे बर्बाद करते रहते हैं ना, बट नहीं, टाइम एक बहुत कीमती चीज है। मनी हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, ये सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है परचेसिंग पावर। देखिए परचेसिंग पावर का मतलब वही करेंसी की वैल्यू होता है जिसमें हम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीदते हैं, यानी कि 1 यूनिट ऑफ मनी कैन बाय व्हाट, ये जो होता है ये परचेसिंग पावर होता है। जैसे मान लीजिए पहले जो चीनी थी वो 50 रुपीज पर केजी आती थी, लेकिन अभी वही 1 किलो चीनी, सेम क्वालिटी की सेम चीनी अभी 60 रुपए पर केजी की आती है। मतलब जो परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी है हैज डिक्रीज, वो गिरी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, परचेसिंग पावर।
इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है देखिए किसी भी स्टूडेंट के लिए कि जो मनी है उस और जो टाइम है वही उनके लिए मनी है। यहाँ पे आपने एक लाइन ध्यान रखनी है कि $1 की कीमत आज जो है आने वाले टाइम में वो जो है बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आज $1 में आप एक चॉकलेट खरीद पाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में देखिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो वो जो चॉकलेट है वो शायद आपकी $1.5 की हो जाएगी। तो आपका क्या है, डॉलर की वैल्यू गिरी है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आज जरूरी है। तो ये आपको बताता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो टाइम के साथ, यानी कि टाइम के साथ क्या वो कम होती है अगर इन्फ्लेशन ज्यादातर दिखाई देती है। तो ये बताया है $1 टुडे इज वर्थ मोर देन $1 टुमारो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स आर्थर सीसेल पिगाओ को बोला जाता है। मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये अमर्त्य सेन को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्कॉटिश थिंकर थे एडम स्मिथ, ठीक है। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान अगर वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो जोसेफ स्टालिन। इन्होंने देखिए 5 ईयर प्लान को फर्स्ट टाइम सोवियत यूनियन में 1928 में अप्लाई किया था। अगर इंडिया में जो है फादर ऑफ 5 ईयर प्लान की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राइट। फिर जो एडम स्मिथ है उनको एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न इज पोसेडॉन इसके नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली जो पोसेडॉन है ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉड के समान माने जाते हैं, ठीक है। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, इससे पहले के जो थे वो आपको जो है पता होने चाहिए। हम देखिए एडम स्मिथ ने 3 लॉज दिए थे इकोनॉमिक्स के। पहला क्या है, लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने अच्छे के लिए काम करते हैं, जब तक उनको अपना कोई बेनिफिट को इंटरेस्ट नहीं दिखेगा वो काम नहीं करना चाहते। लॉ ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो लोगों को फोर्स करता है बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए एट लोअर प्राइस। अगर 5 कंपनियां 5 तरह के टूथपेस्ट बना रही है तो वो चाहती है कि लोग उनका परचेज करें। इसके लिए वो क्या करेंगी, जो है टूथपेस्ट की क्वालिटी बेटर करेंगे और प्राइस को थोड़ा कम रखेंगे। तो कॉम्पिटिशन इज वेरी नेसेसरी फॉर अ मार्केट, फॉर अ कंज्यूमर। फिर उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। इनफ गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए लोवेस्ट प्राइस पे, तभी जो है लोगों की डिमांड्स फुलफिल होंगी। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। ये पता चल गया आपको। इसके बाद देखिए बोला गया है कि कुछ 4 इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है। कौन कौन सी है, एक तो आपका केनेशियन इकोनॉमिक्स, एक आपका मॉनेटरिज्म, फिर एक आपका है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अब देखिए जो रूल्स थे इकोनॉमिक्स के वो हमने पढ़ ही लिए हैं, तो ये हमने सारा देख लिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 2 चीज है, कॉल मार्क्स का थ्योरी देखना है, एक बॉम्बे प्लान क्या होता है, इसको हमने देखना है, एक एक करके समझते हैं इसे भी। कॉल मार्क्स थ्योरी, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ओरिजिनेट हुई थी ये कॉल मार्क्स के द्वारा हुई थी। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, आप जानते होंगे। ये एक्चुअली 2 क्लास में डिफाइन करते हैं लोगों को, एक होते हैं कैपिटलिस्ट और दूसरे होते हैं वर्किंग क्लास। और इनका कहना ये है कि जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास है ये हमेशा स्ट्रगल की पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं 2 मोटे मोटे क्लासिफिकेशन है, एक है हैव्स और दूसरे होते हैं हैव्स नॉट। जो कैपिटलिस्ट है वो हैव्स है और जो वर्किंग क्लास है वो हैव्स नॉट है, राइट। तो ये कहते हैं कि जो हैव्स नॉट है उनकी जो खून पसीने की कमाई है उसकी ऊपर ही जो है कैपिटलिस्ट अपना पूरा प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट में वर्किंग क्लास को कोई भी हिस्सेदारी नहीं देते हैं। इसलिए जो वर्किंग क्लास है उसको जो है अपना हक लेना होगा। इसलिए इनका एक बहुत फेमस वाक्य भी प्रचलित में है, जैसे कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए सारा जहां है। तो ये क्या एक सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है। खाली इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं। फिर आती है बॉम्बे प्लान की बात। देखिए जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो एक आप कह सकते हैं आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बेकार थी, है ना, अच्छी तो नहीं थी। तो जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कुछ सुझाव दिए, उसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। और जिसमें मेन जो नाम आते हैं JRD टाटा के, GD बिरला और लाल श्री राम के। जो इकोनॉमिक्स थे ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके नाम मैंने बोले, जिन्होंने हेल्प की। और इस प्लान को ड्राफ्ट करने में जिन इकोनॉमिस्ट ने हेल्प की उनमें से एक थे जॉन मथाई, जो कि बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे नेहरू की कैबिनेट में। दूसरे थे अदिश्री दलाल और एक थे AD श्रॉफ और PS लोकनाथन। तो बॉम्बे प्लान क्या है ये आपको पता हो। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको बता दिया एडम स्मिथ थे, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छी बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए पूछा जाता है कि जो सनलाइट है क्या वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, क्योंकि हमने बात की नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो पेड़ हो, पत्ते हो, है ना, या फिर खनन से जो हमें, माइनिंग से जो हमें उपलब्ध होते हैं मेटल्स वगैरह, ये सब क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो क्या सनलाइट भी एक रिसोर्सेज है। तो देखिए इकोनॉमिक का एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो हमने पढ़ा भी था। यहाँ पे
देखिए, ये है द फर्स्ट रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें का मतलब ये इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी, यानी कि कुछ भी नेवर इनफ है जो सेटिस्फाई करे हर किसी की जो उसको चाहता है। तो सेम इसी तरह सनलाइट पे आ जाइए, तो क्या सनलाइट एक ऐसी चीज है जो किसी दिन एकदम खत्म हो जाएगी? मतलब अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हवा हुआ, ठीक है, सनलाइट हो गई, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि यहाँ तक कि वाटर भी, हालांकि देखिए अभी वाटर एक आप कह सकते हैं बहुत कीमती रिसोर्स बन गया है, जिस हिसाब से लोगों ने उसको खराब कर दिया, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, लेकिन फिर भी माना जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कि ये क्या है, ये आपकी बहुत ही स्कैर्स जो है चीजें नहीं है, राइट, क्योंकि एविडेंस में उपलब्ध है, तो इनको ध्यान रखना है। अच्छा, जो अगर हम एग्जांपल दे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, वो कौन कौन से हैं? तो जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। फिर मैंने आपको कुछ मॉडल्स के नाम बताए थे, उनमें से एक देखिए काइनेशियन मॉडल जो था, इसके बारे में देख लेते हैं। दरअसल ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो बात करती है टोटल स्पेंडिंग इन इकोनॉमी और इट्स इफेक्ट ऑन द आउटपुट, मतलब आप अर्थव्यवस्था में कितना खर्चा करेंगे, उसका क्या फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, ये इसके लिए बात करता है। जैसे कि ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए और टैक्स को क्या है कम रखना चाहिए। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और उसकी वजह से जो है डिमांड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग फिर ज्यादा होगी, कंपनी उनकी वजह से ज्यादा लोगों को हायर करेगी, तो इससे क्या होगा, डिप्रेशन की स्थिति से आप बाहर निकल आओगे, ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ोगे। तो काइनेशियन मॉडल जो है गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करने पर और टैक्स को कम करने के लिए सुझाव देता है, राइट। इसके बाद देखिए गाडगिल योजना, तो बस इतना याद रखिएगा कि जो गाडगिल योजना थी उसको थर्ड 5 ईयर प्लान के साथ फॉर्मुलेट किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। फिर सर्वोदय प्लान, सर्व उदय, सबका उदय, ये जो थ्योरी है या फिर ये आप कह सकते हैं विजन है, ये महात्मा गांधी का था, जो अपने आश्रम में वो उसको यूज भी करते थे, ठीक है। इसको बस इतना ही ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हम इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करते हैं, तो 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इनके बारे में एक बार करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, ऑयल एक्सपोर्टेशन, ये सब। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि एक सब सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर का, वो देखिए मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम और लाइवलीहुड इन द कंट्री जो है प्रोवाइड करता है, तो उसको एग्रीगेरियन इकोनॉमी कह देते हैं। खैर इसको हम बाद में भी देखेंगे, अभी आप बस इतना समझिए प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये है कच्चा माल जहां से निकलता है, आप जो है मेटल्स खनन करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, पेड़ों की पत्तियां आप लेके आ रहे हैं, फाइबर आप रेशा लेके आ रहे हैं जिसका बाद में आप कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजें, कच्चा अनाज, ठीक है, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आप जहां से लेके आ रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर है। इन्हीं चीजों को जब बाद में प्रोसेस कर लेंगे, ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर चली जाएंगी, इनका हम कुछ उत्पाद बना देंगे, तो फिर वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। यहाँ पर देखिए सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिन पर जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्राइमरी सेक्टर वाले से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वहां इसको जो है प्रोसेस्ड किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके सब सेक्टर होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर किसी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला ये एरिया है इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय और लाइवलीहुड अगर मिलती है तो फिर इसको एक आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कहते हैं। क्या इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे इतना बस ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी कच्चा माल आपको मिला है उसको जब प्रोसेस करके कुछ नया बना देते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा होता है। देन आता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, कच्चा माल मिल गया, आपने उससे कुछ चीजें बना भी दी, अब सेवाएं भी तो देनी पड़ेगी। फ्रिज तो खरीद लिया, लेकिन फ्रिज अगर खराब हो गया तो सर्विस देनी पड़ेगी, है ना। एजुकेशन, बैंकिंग, ये सब क्या सर्विसेज हैं। तो जितनी भी सर्विसेज आती है वो देखिए आपकी जितनी भी इन सर्विसेज से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको टर्शियरी सेक्टर का पार्ट माना जाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब, राइट। तो ये 3 सेक्टर थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। इन 3 सेक्टर के आधार पर ही 3 तरह से इकोनॉमी को जो है डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे पहले आपका एग्रीगेरियन इकोनॉमी, अगर प्राइमरी सेक्टर की ग्रॉस प्रोडक्शन में जो है 50% या उससे ज्यादा की भागीदारी और 50% या उससे ज्यादा लोग जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो वो इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो है मानी जाती है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, देखिए जिस इकोनॉमी में जो इनकम हो वो 50% या ज्यादा है ना सेकेंडरी सेक्टर से मिले और जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है अपने रोजगार के लिए वो भी यहीं पे हो, तो इस तरह की इकोनॉमी देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मानी जाती है। यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज मानी जाती है। ये सिचुएशन भारत में कभी आई ही नहीं। एक्चुअली भारत सीधे एग्रीगेरियन इकोनॉमी से आप कह सकते हैं एक सर्विस इकोनॉमी में ट्रांसफर हुआ। ये जो इंडस्ट्रियल वाला फेज था ये हमारा थोड़ा स्किप हो गया, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। फिर देखिए आता है हमारा सर्विस इकोनॉमी, तो सेम बात है, अगर जो टर्शियरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 50% और मोर टू द ग्रोस इनकम इन द नेशन, तो ये आपका जो है सर्विस इकोनॉमी कहलाती है, राइट। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि हमने इसके बारे में देखा भी था बट अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं।
जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था एक नेशन के अंदर एक साल में जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको देखिए जीडीपी वहाँ का बोलते हैं। इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का साइकिल हमारे यहाँ पे चलता है, और हमारे यहाँ जो जीडीपी कैलकुलेट करने का सबसे जनरल मेथड है वो है हम सारा का सारा जो नेशनल प्राइवेट कंजप्शन हुआ है, हम लोगों ने जितना भी टोटल कंजप्शन किया उसको, प्लस गवर्नमेंट ने जितनी भी स्पेंडिंग की है उसको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितनी हुई है, और ट्रेड बैलेंस मतलब हमने एक्सपोर्ट कितना किया और हमने इंपोर्ट कितना किया, उनको आपस में माइनस करके नेट ट्रेड हमारा पता चल जाएगा। ये सबको फिर आपस में अगर जोड़ दें तो हमारा देखिए जीडीपी निकल जाता है, राइट। इसको आपने ध्यान रखना। देखिए जो जीडीपी होता है या इसको ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ये किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या है बताता है। देखिए जो जीडीपी है उसको बेसिकली 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा जो तरीका होता है वो वैल्यू एडेड मेथड होता है, मैं बताऊंगी, और तीसरा देखिए इनकम मेथड होता है। आइए तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या होता है टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, लोगों ने जो खरीदा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जिसमें क्या क्या होगा, जितनी भी लोगों ने कंजप्शन किया, गवर्नमेंट ने जितनी स्पेंडिंग की, इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है, और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट को घटा के जो नेट आपका ट्रेड हुआ है, ये सारा का सारा इस वाले फैक्टर में आ जाएगा। दूसरा देखिए वैल्यू एडिशन वाला, तो मान लीजिए हर स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडिशन हुआ है, जैसे आटे से बिस्किट बनाने में, बिस्किट से कुकीज बनाने में, है ना, बाद में उसी आटे का केक बनाने में, तो इनमें जो वैल्यू एडिशन हुआ है, केवल अगर उस वैल्यू एडिशन को हम जोड़ते चले जाएं तो जो टोटल हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुई हैं चीजें उनको निकाल लेंगे तो भी जीडीपी हमारा निकल जाता है। तीसरा देखिए इनकम होता है, इसमें क्या होता है जो भी वर्कर्स की कंपनसेशन मिली है, यानी कि वर्कर्स ने देखिए काम किया है, इसके बदले उनको क्या है कंपनसेशन मिला है। इसके बाद देखिए रेंटल आपको जो मिलता है, आपने एक बार मकान बना दिया लेकिन अब उसको आपने लगातार किराए पे दिया हुआ है, तो वो जो रेंटल आपको मिल रहा है वो भी तो इनकम है। इसके बाद रॉयल्टीज, देखिए आपने कोई पेन बनाया जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया था, उसको आपने क्या कर दिया पेटेंट कर दिया, अब उस पेटेंट पे आपको रॉयल्टी मिलती रहती है तो वो रॉयल्टी भी ऐड होगी। फिर देखिए बिजनेस कैश फ्लो होगा, ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं इनमें जो कैश का फ्लो चलता रहता है, और नेट इंटरेस्ट यानी कि कितना आपने किसी को उधार दिया था, कितना आपने किसी से उधार लिया था, इसमें आपने कितना इंटरेस्ट चुकाया, उसमें से जो आपको घटा के नेट इंटरेस्ट मिलता है, ये सारा का सारा देखिए आपका इनकम वाले मेथड में आता है, राइट। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से 3 मेथड हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के, वो 4 ऑप्शन देते हैं, आपको 3 ऑप्शन जो है आइडेंटिफाई करने रहते हैं, कौन कौन से, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड मेथड और तीसरा इनकम मेथड, राइट। ये हो गया, ये तो हमने समझा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक नाम आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ऐसे समझिए, डी का मतलब क्या था, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, तो हम एक कंट्री के अंदर की बात कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करेंगे, एन एन का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे नेशनल आ रहा है, तो मतलब हम क्या बात करेंगे, जो भी आप कह सकते हैं इंडिया के जो आप कह सकते हैं रहने वाले लोग हैं, अब चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो बाहर रह रहे हैं तो वो इंडिया के ही नेशंस के ना, तो उनका जो सारा का सारा प्रोडक्शन है उसको जब हम जोड़ देते हैं और इंडिया में जो बाहर के लोगों ने किया है उसको जब घटा देते हैं तो हमारा जीएनपी निकल के आ जाता है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है, एक जीडीपी है जो कंट्री की, उसमें जब इनकम फ्रॉम अब्रोड है, ठीक है, उसको अभी आप जोड़ लेते हैं तो वो आपका क्या है जीएनपी बन जाता है, ठीक है। इसलिए ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इसमें देखी जाती है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस में देखी जाती है तो जीएनपी है, राइट। अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, तो एक तो जीडीपी है, जीडीपी में आप वो वाली इनकम जोड़ दीजिए जो आपने कहा से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जनरेट किया है, और वो वाली इनकम घटा दीजिए जो दूसरे लोगों ने यहाँ रहकर आपके देश में डोमेस्टिक इकोनॉमी में रहकर कमाया है, तो जो आ जाएगा वो आपका बन जाएगा जीएनपी, राइट। आसान है। इसके बाद देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल तो सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, नेट की बात हो गई यानी कि अब हम कुल की बात कर रहे हैं, जो फालतू का था उसको घटा दो और बाकी जो बचा वो कुल, तो इसका मतलब फॉर्मूला तो लगभग यही रहेगा जीएनपी वाला। इस जीएनपी में से क्या हम घटा दें कि वो जो हमारा कुल बन जाए यानी कि नेट बन जाए, तो देखिए आपने जो भी सर्विसेज जो भी गुड्स प्रोड्यूस की है उनकी वजह से मशीनों में कुछ टूटन फूटन हुई होगी, आपने मकान किराए पे दिया, धीरे धीरे वो भी पुराना पड़ रहा है ना। आपने जो है मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन की, उसकी वजह से जो आपका पूरा का पूरा प्लांट था, आपकी जो कंपनी थी, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे वो भी धीरे धीरे टूट फूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपकी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने में आपके क्या है 400-500 बिलियन इतना जो टूट फूट हो जाती है, तो जब आप उसको घटा देंगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी बनकर आ जाएगा।
यानी कि जो आपने टूट फूट की उसको अगर हटा दो तो अब आपने कितना कमाया। इसीलिए जब बात ये आती है कि नेशनल इनकम क्या है, तो देखिए जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, यही हमारा नेशनल इनकम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकम आपकी क्या होती है भाई, आप बताओ, आपने कोई कंपनी खोली तो आपकी इनकम क्या होगी, जो भी आपने सारे के सारे इनपुट डाले थे उनको घटा के आउटपुट में से जो प्रॉफिट बचा वो आपकी इनकम होती है ना। सेम राष्ट्र के बारे में, सब टूट फूट हटा दिया, डेप्रिसिएशन हटा दिया, डेप्रिसिएशन हटा के जो बचा वो आपकी एनएनपी है, और एनएनपी आपका नेशनल इनकम होता है। राइट, तो ये आप समझ गए। ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसी को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब तक तो आप समझ भी गए होंगे। तो देखिए जीडीपी और जीएनपी की बात करते हैं। देखिए वैसे तो सारे के सारे नेशनल आउटपुट और इनकम ऑफ द इकोनॉमी को बताते हैं। जीडीपी मेजर करता है सारा का सारा डोमेस्टिक, ठीक है, इसमें चाहे नेशनलिटी किसी भी की भी हो, अगर लेकिन वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है तो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाता है। जीएनपी में देखिए जो इनकम रिसीव्ड किया आपने कंट्री में अब्रोड से, है ना, या फिर जो बाहर कंपनी में, बाहर की कंपनियों ने यहाँ से कमाया उसको घटा देते हैं, ये सारा होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब जीएनपी जो है वो इंक्लूड करता है फॉरेन इनकम इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिंपली सेइंग जीएनपी इंक्लूड्स नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकम एज कंपेयर टू जीडीपी। बस यही फर्क है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक होता है एनडीपी, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या होगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी आपने कैलकुलेट किया, पहले आपने जीएनपी कैलकुलेट किया, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाया तो आपका एनएनपी बन गया। तो जीडीपी को भी एनडीपी बनाने के लिए आपने क्या है, डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही वाली बात है, एनडीपी मतलब जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। अब इसके बाद आ जाता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है, देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में होती है। इसमें जिस डेवलपमेंट की बात की जाती है उसमें देखिए अर्थ को, प्रकृति को भी इंडोरेंस किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है डेवलपमेंट तो करो लेकिन ऐसी करो कि आप जो है पर्यावरण को भी बचाकर रखो। ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुई 1960s में हुई थी, जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करके जो इतना खुश हो रहे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट भी क्या है। अगर बात करें एकदम ओरिजिनेटेड ये कब से हुआ, तो 1962 में हुआ, जब एक साइंटिस्ट था रोकेल कॉसन, उसने एक बुक लिखी द साइलेंट स्प्रिंग। और इस बुक, ये जो बुक है ये माइलस्टोन मानी जाती है जो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल एस्पेक्ट्स के बीच में इंटर रिलेशन जब आपने पढ़ना होता है। बेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया, जो ब्रूटर्ड लैंड कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर 1987, उसमें इन्होंने क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे दी। क्या कहा कि मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मेरी जो आज की जरूरत है उनकी तो मैं पूरी करूं, लेकिन जो आने वाले भविष्य की जनरेशन उनके लिए भी बचा के रखो, सब अभी ना खत्म कर दो, ठीक है। एक और बुक का नाम ध्यान रख लीजिएगा, 1968 में जो पॉल इनरिच था उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी पॉपुलेशन बॉम्ब, जिसमें ये बताया गया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन का रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, राइट। देखिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो बड़े आसान है बताना कि भाई देखिए इस तरह की ये आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है जो कि आप कह सकते हैं कि हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करती है। जैसे अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज से प्रिवेंट करना, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करना, लॉज ऑफ नेचर जो है उनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। जो डाइवर्सिटी है, जो लोकल कम्युनिटीज है उनको साथ लेके चलना, ठीक है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है वो डिसेंट्रलाइज हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों के प्रति जिम्मेदार हो, ठीक है। सिर्फ इन्वायरमेंट वाली बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, मैंने आपको क्या कहा, सबको लेके साथ चलना, लोगों को, अलग अलग रेस, कास्ट, जेंडर के लोगों को, इस नेचर को, जीव जंतुओं को, सबको, इस नेचर को सबको साथ लेके चलना, राइट। फिर देखिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है सारे नेशंस वर्ल्ड में, क्योंकि जो पीस है वो इंश्योर कर सकता है प्रोटेक्शन को, हालांकि इसका तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस और रिस्पेक्ट की बात करता है, राइट। ये आपने ध्यान रख लिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट आपकी जो है अच्छे से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, ये क्या होता है। देखिए किसी भी जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, खासकर एक डेवलपिंग कंट्री की, तो जैसे इंडिया है, वो डिपेंड करती है कि उनका जो एग्रीकल्चर, उसके जो अलाइड सेक्टर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो रूरल लाइवलीहुड की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात हो। और इंडिया की बात करें तो लाइवलीहुड में ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करता है, 70% लगभग हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा 82%, इस 70 में से भी जो 82% है वो मेनली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक हमें इसके डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, तब तक देखिए बाकी कुछ अच्छा नहीं होगा, राइट।
तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कभी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है ना, वो किस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करती है, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट ने भी देखिए काफी कुछ काम किया है किसानों के लिए। जैसे इनकम सपोर्ट स्कीम वो लेके आए, कोप इंश्योरेंस लेके आए, वाटर कंजर्वेशन कुछ एफर्ट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स भी वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देख रहा है, क्योंकि देखिए कोविड के टाइम पे हर एक सेक्टर में आप कह सकते हैं मंदी देखी गई, लेकिन जो एग्रीकल्चर था उसने कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा तो बचाए रखा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था कंट्री का, ठीक है, वो रजिस्टर्ड हुआ था ग्रोथ ऑफ 3.6% इन 2021 और 3.9% इन 21-22। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ हुई है वो लगभग 6.5%, 3.6% हुई है 2021 में, और 3.9% लगभग 4% हुई है 21-22 में। और इसमें भी जो एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स है जैसे लाइव स्टॉक्स, डेयरिंग, फिशरीज, ये जो है मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ देखे गए हैं, इनकी वजह से ज्यादा चीजें अच्छी हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि जो ऑयल सीड्स है, एडिबल ऑयल है, इन सब के लिए काम कर रही है, शुगर सेक्टर को प्रमोट करने पे काम कर रही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इरिगेशन है, नेचुरल फार्मिंग है, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, मैकेनाइजेशन को लेकर आना है, इस सब पर देखिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और साथ में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कैसे यूज किया जा सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ये भी देखिए गवर्नमेंट बात कर रही है। क्योंकि अभी देखिए एमएसपी ज्यादा काम करता है चावल और गेहूं की खेती में, तो किसानों को लगता है यार जब सरकार एमएसपी केवल इन 2 फसलों पे देती है तो हम इन 2 को ही उगाएंगे। लेकिन अगर सरकार बहुत ढंग से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर, ठीक है, ऑयल सीड्स पर, इन सब पर भी एमएसपी देने लगे, माफ कीजिएगा, तो किसान उसको भी उगाएंगे, क्योंकि किसान की आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो हमें क्या इन सब चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और बाबा मार्केट में ये हल्ला नहीं होगा कि भाई प्याज वगैरह के रेट जो है इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो याद रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग, ये स्ट्रिक्टली इमर्ज हो रहे हाई ग्रोथ सेक्टर के रूप में। जैसे लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो 8.15% की ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों की बात की जाए तो, 19-20 का मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ। और एक देखिए सर्वे हुआ था आपका, वो ये बताता है कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो है एवरेज मंथली इनकम में 15% जो है अकाउंट करता है ये जो अलाइड सेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फायदा कर लें तो जो अशोक दलवई कमेटी थी जिसने ये कहा था कि हमें किसानों की इनकम को क्या है दुगना करना है, तो वो चीज हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए काम की होती है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, इसको पीएम किसान भी बोलते हैं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए 2 तरह की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होती है, केंद्र सरकार एक हिस्सा देती है खर्चे करने का, बाकी राज्यों को करना पड़ता है, इनके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खर्चा करते हैं। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, उसमें जो सारा खर्चा होता है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। लॉन्च कब किया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 1 दिसंबर 2018 को। सारे फार्मर्स को कवर करता है, बस कुछ को छोड़ दो। ठीक है, और क्या कहा गया भाई, इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 6,000 का हर साल में, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगी 2,000 आपको हर 4 महीने पे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम जो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा की गई थी 13 जनवरी 2016 को। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब ये देखिए जो सर्वे किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, और फिर ये क्या करता है, एक आप कह सकते हैं जो भी खराबी हुई है फसल में उसकी भरपाई आपको करता है। इंश्योरेंस का ये एक बेसिकली काम करता है कि भाई आपने बीमा करा लिया फसल का, अगर किसी वजह से आपकी फसल खराब हो गई तो आपको जो है बीमे की, इंश्योरेंस की प्राइस जो है मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या एक प्रीमियम भरना पड़ता है, और प्रीमियम देखिए काफी लोएस्ट रखा गया है सरकार की तरफ से, और गवर्नमेंट काफी कुछ जो है प्रीमियम अपनी तरफ से भी देने की कोशिश करती है। लगभग 5.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनकी एप्लीकेशन को देखिए कवर किया गया ईयर बाय ईयर की बात करें तो। और अभी तक देखिए 90,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे किए जा चुके गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के तहत, राइट। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फसल बीमा योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो मैंने आपको भी बताया कि भाई इंश्योरेंस कवरेज देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना फार्मर को अगर कोई इवेंट ऑफ फेलियर आ जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, नेचुरल अगर कैलामिटीज हो जाए, पेस्ट हो जाए, डिजीज हो जाए, कोई बीमारी अगर हो गई, कीड़ों ने कोई अटैक कर दिया, या फिर कोई नेचुरल ऐसे डिजास्टर आ गया, तो आपको देखिए इसके अंदर कवर किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। एम की बात की तो फार्मर्स की जो क्रॉप डैमेज है उसके बदले उनको थोड़ी सुरक्षा देखना। अच्छा, कौन कौन से क्रॉप्स इन्वॉल्व हैं, तो रबी, खरीफ, और साथ में जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वो उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं।
फिर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की बात करते हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर जो है बैकबोन मानी जाती है इंडियन इकोनॉमी की, और क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए एक घर की तरह काम करता है। हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है इस पे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए टिकी हुई है, और भारत की जीडीपी में ये करीब 15 से 18% का योगदान देखिए देता है, अगर नेशनल इनकम की भी बात की जाए। लेकिन हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर क्या है, देखिए 40 स्टेटमेंट में देखिए आपको पूछे जा सकते हैं, आपको पता नहीं होंगे कौन से फीचर हैं। पहली बात तो बहुत बैकवर्ड स्टेज में है, अभी भी जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो बहुत अनसाइंटिफिक मेथड के द्वारा कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, वो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम है, चाइना में काफी अच्छी है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनडिसगाइज्ड, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कृषि में बहुत ज्यादा है। ये कैसे होती है, मान लीजिए एक सड़क को बनाने में 5 मजदूर अगर 20 दिन तक काम करे तो वो बन जाएगी, लेकिन उसी सड़क को बनाने में अगर 7 मजदूर लगे हुए हैं, वो 20 ही दिन में बन रही है, तो जो 2 मजदूर है ना वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में क्या पूरा का पूरा परिवार डिपेंड रहता है, जबकि कम लोग भी मशीनों के द्वारा अगर काम करें तो खेती हो जाएगी और बाकी लोग जो है दूसरा रोजगार में लग सकते हैं। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, सॉरी, अन को बार बार डिसगाइज से पहले लगा देती हूँ जबकि अनएम्प्लॉयमेंट से पहले आना है। आई नीड अ टी, आई थिंक। खैर आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है मानसून पे बहुत डिपेंड है, तो अनसर्टेनिटी अभी भी है, फसल अच्छी होगी नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा, इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरा, स्मॉल होल्डिंग्स, ये मेजर फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। छोटे छोटे खेत हैं, क्योंकि भाइयों में बंटवारा हो जाता है, उसके साथ खेत भी बढ़ते चले जाते हैं, और एक टाइम पे वो इतने छोटे हो जाते हैं कि उनको सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मशीनें भी तो आप तभी लगाओगे ना जब आपके पास खेत बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे खेतों में क्या ही मशीन आप लगा लोगे, राइट। चलिए इसके बाद देखिए लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, ये आपने सुना होगा। लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम एक्चुअली वो थे जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जो है किए थे। इसमें क्या था, जो पिछले जमाने के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जमींदार थे, उनके पास तो बहुत जमीनें थी, लेकिन बहुत सारे जो टीनेंट्स थे बेचारे, जिनके पास आप कह सकते हैं जिन्होंने खेती तो बरसों से उसी जमीन पे की थी, एक्चुअली में काम उन्हीं लोगों ने किया था, लेकिन बस पेपर उनके नाम नहीं थे, मालिकाना हक उनके नाम नहीं था। तो जो लैंड होल्डिंग सिस्टम है इसमें सुधार लाने के लिए, इसके शॉर्टकमिंग्स को एक तरह से रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लेकर आई। इसमें क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड फार्मर हुआ, फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ होल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक साइज हुए, कंसोलिडेशन ऑफ स्कैटर्ड होल्डिंग हुई, सिक्योर टेनेसी सिस्टम ऑफ प्रॉपर रेंट हुआ, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग होल्डिंग हुआ। ये सब हुआ, समझते हैं, मतलब जमींदारी प्रथा को तो खत्म कर दिया भाई, अब कोई ऐसे जमींदार नहीं होगा कि सारी जमीन तुम्हारी और खेती करे कोई और सारा का सारा पैसा भी तुम्हें ले लो, ये खत्म हो गया। दूसरा, लैंड को कंसोलिडेट किया गया, भाई तुम्हारी जमीन आधी तो यहाँ है, आधी कहीं और है, आधी कहीं और है, तो उसके बदले तुम्हें सारी जमीन एक ही जगह दे दी गई, ठीक है। तो फिर क्या किया, टीनेंसी को सिक्योर किया गया, अगर कोई पट्टे पर लेकर आपसे खेती करता है तो आप जब मर्जी उसको बेदखल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या किया, कोई कितना लैंड होल्ड कर सकता है इसकी सीलिंग निर्धारित कर दी गई, इससे ऊपर आप लैंड अपने ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। और तो यही सारे प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए, टर्मिनेशन आर्बिट्रेटर्स, जो बीच के बिचौली होते थे उनको खत्म कर दिया, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए, रिमेनिंग लैंड जो बचा वो लैंडलेस को दे दिया गया, और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स किया गया, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद देखिए सेम चीज यहाँ पर बताई हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो हमने पढ़ा सेम वही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है। उसके बाद देखिए क्या आता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है गवर्नमेंट जिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात कर रही है वो देखिए काफी अच्छा कर रहे हैं, और सर्वे ने तो ये भी कहा था कि अगर जो एग्रीकल्चर वाले एक्ट गवर्नमेंट लेके आने की बात कह रही थी वो भी काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में जो 85% टोटल फार्मर्स हैं वो अपनी फसल बेचने के लिए एपीएमसी, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, कमिटीज हैं, जो हमारी मंडी है, इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे लोग क्या आपस में गठजोड़ बना लेते हैं कि भाई 200 रुपए क्विंटल ही लूंगा, आप सबसे पूछोगे 200 रुपए क्विंटल ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में गठजोड़ बना लिया है। तो गवर्नमेंट कहती है किसानों के पास अधिकार होना चाहिए भाई वो अपनी फसल अच्छे दामों पर बेच सके, लेकिन खैर वो तो अभी लॉस तो चले गए। लेकिन हाँ देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि कितनी सकल मूल्य वृद्धि हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। 2017-18 में देखिए 5.9 था, 2018-19 में देखिए 2.4 रहा, 19-20 में देखिए 4% हो गया, और 20-21 में देखिए 3.4 रहा। बाकी देखिए आप नेगेटिव में चले गए थे सेक्टर ग्रोथ वाले, लेकिन एग्रीकल्चर फिर भी अपने आप को बनाए रख सका, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान आता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट आता है, ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। ये कुछ टॉपिक है जो हम अगले सेगमेंट में शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे का डाटा था वो देखा, ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको ध्यान रख लीजिएगा। और लेटेस्ट डाटा तो आपको मिसलेनियस वाली जो सर की वीडियो है उसमें कवर हो ही जाएगा। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।